Thank you for giving this opportunity, speaking on this important, very important issue. मैं सबसे पहले तो कहना चाहूँगा कि बहुत इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे बहुत सी बातें हैं जो सामने रखी गई हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की रखी गई है, वो भी मैं उस पर मैं एग्री करता हूँ कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अगर रखा जाएगा तो एक उदाहरण हम खाली देंगे अपनी पार्टी का कि सन 2014 के चुनाव में तीसरे नंबर पे पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी वोट पाई, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वोट में. More than 2.62 lakh persons voted for BSP, but still seat was zero and no representation in Lok Sabha. और मुझे अभी भी याद है कि 2014 के बाद जब बजट के पहले यहाँ पर प्रेसिडेंशियल एड्रेस पे डिस्कशन हो रहा था, तो जब कुछ बातें हमने रखी थी तो उस समय कांग्रेस पार्टी इस साइड में थी, बीजेपी उधर चली गई थी. बीजेपी की तरफ से खड़े होकर के उनके एक वरिष्ठ नेता, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा कि आपको बोलने का क्या राइट है, आपकी तो एक भी सीट लोकसभा में नहीं है. और मुझे आज भी वो बात याद है कि 2.62 करोड़ लोगों ने वोट दिया लेकिन सीट नहीं मिली. तो इसलिए इस तरह का उनको कहने का मौका मिला क्योंकि इस कंट्री में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं है, जबकि थर्ड लार्जेस्ट पार्टी अपने वोट शेयर में पूरी कंट्री में थी. इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में हम मुख्य मुद्दा हमारा ईवीएम मशीन का, जिसपे मैं आज बोलना चाहूंगा. लेकिन उसके पहले मैं समय को लेते हुए कुछ बातें रख दूंगा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में, शॉर्ट में, उनको रिपीट नहीं करूंगा. जो बातें पहले से कही जा चुकी हैं, कुछ बातें रह गई हैं, उनको मैं जरूर कहना चाहूंगा. आपने श्री सीताराम येचुरी जी ने कहा कि डिस्क्वालिफिकेशन और इन सब में भी चर्चा होनी चाहिए, इस पे भी रिफॉर्म्स आने चाहिए. मैं इस पे भी कहना चाहूंगा 10th शेड्यूल को देखना चाहिए. 10th शेड्यूल के अमेंडमेंट्स हुए. 10th शेड्यूल किस लिए आया? इसलिए आया कि कोई अगर डिफेक्शन करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो सके. लेकिन ये 10th शेड्यूल आज बिल्कुल डिफंक्ट हो चुका है और इसके हम लोग इसको भुक्तभोगी हैं. हमारी पार्टी एक बार नहीं 3 बार डिफेक्शन को हम लोगों ने फेस किया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक हम लोग गए, हाईकोर्ट से भी जीते. पूर्ण पीठ ने, संवैधानिक पीठ ने, 5 जजेस की पीठ ने सर्वोच्च न्यायालय में मामले को गया और उसमें मुझे अपनी पार्टी की तरफ से आर्गुमेंट्स करने का मौका मिला था. वो बात दूसरी की, दूसरी तरफ से 25 लोग थे, क्योंकि इसमें हर व्यक्ति जो डिफेक्शन किया एक वकील खड़ा कर सकता है. और निर्णय चुनाव के 2 महीने पहले आता है और हमारे पक्ष में आता है और वो डिस्क्वालिफाइड माने जाते हैं, लेकिन उसके बाद चुनाव आ जाता है. तो इस तरह के डिस्क्वालिफिकेशन से कोई मतलब नहीं रहता 10th शेड्यूल का. अगर निर्णय स्पीकर को करना है और स्पीकर जो है वो जो पार्टी इन पावर है उसके द्वारा चुनी जाती है, तो इस तरीके का प्रोविजन जहां पर है वहां कभी भी 10th शेड्यूल में निर्णय नहीं हो सकता. दूसरा, जिस तरीके से आज पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे कोई एक पार्टी से जीत करके आता है और जीत के आने के बाद वो डिफेक्शन करता है, तो 10th शेड्यूल में सिर्फ ये प्रोविजन रखना चाहिए हमारी राय से, कि हमारा मत यह है कि 10th शेड्यूल में होना चाहिए अगर आपने डिफेक्शन किया है तो आप डिस्क्वालिफाइड हैं. फिर आपको ये नहीं देखना कि 3/4 है, कि आप पहले 1/3 था अब 3/4 हो गया या पार्टी मर्ज कर गई. अगर आपने डिफेक्शन किया है तो आप जिससे आप लड़के आए, जिस पार्टी से मत लेकर के आए, जिसके थ्रू जीत करके आए हैं, तो उस पार्टी को आप जब छोड़ रहे हैं तो आपको अपनी सीट छोड़नी चाहिए और सीट वेकेंट डिक्लेयर हो जानी चाहिए. उसी दिन डिक्लेयर हो जानी चाहिए जिस दिन वो डिफेक्शन करता है, दोबारा से चुनाव लड़े और दूसरी पार्टी से आए. और ये हम लोगों ने कई स्टेट्स में फेस किया है, जहां पर हमारी नेशनल पार्टी है, हम लोग हर स्टेट में लड़ते हैं. हम लोगों ने अभी एक नया स्टेट बना था साउथ में, 2 हमारे एमएलए चुन करके आए तेलंगाना में, और चुन करके आए, मिनिस्ट्री बनने लगी, उनको डिफेक्शन करा लिया गया, डिफेक्शन करा के उनको मंत्री बना दिया गया. इसी तरीके से एक बार नहीं, कई स्टेट्स, चाहे वो हिमाचल प्रदेश रहा हो, चाहे वो राजस्थान रहा हो, चाहे और जगह रहा हो, तो इस तरह की चीजें होती रही. और चाहे ये पावर में हो, चाहे ये पार्टी पावर में हो, चाहे कोई पावर में हो, इसका यूज मिसयूज उसी हिसाब से होता है जो पावर में. और इसलिए इसमें अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इलेक्शन लड़ करके कोई आता है तो इसमें एक 10th शेड्यूल को भी हमको देखना चाहिए और उसमें देख करके उस पर अमेंडमेंट्स लाने चाहिए, इस तरीके से कि इस तरह के डिफेक्टर्स को उसी समय पार्टी छोड़नी पड़े. जहां तक मीडिया का सवाल है, मीडिया के बारे में बहुत विस्तृत चर्चा हो चुकी है.
शरद यादव जी ने बहुत डिटेल में, बहुत ही अच्छी तरीके से सारी बातों को ऑलरेडी रख दिया है। उस पर रिपीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमसे ज्यादा भुक्तभोगी कौन होगा? हमारी पार्टी से ज्यादा। उत्तर प्रदेश में पूरा चुनाव हमने कई लोगों से लड़ा। हमने इनकी मसल पावर से लड़ा, हमने किसी की इनके जो कह रहे हैं कि 80 हेलीकॉप्टर, आप गलत बोल रहे हैं, 75 हेलीकॉप्टर मान लीजिए, 75 नहीं, 80 फिगर गलत हो गई, 75 हेलीकॉप्टर, 10 हवाई जहाज लेकर के हर शहर में 400 मोटरसाइकिल, उसमें नंबर नहीं, उसमें खाली बीजेपी का झंडा लगा, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा हुआ, उसमें मोटरसाइकिल में छपा हुआ 400 रथ, आपके 403 कौंसिल 403 रथ चल रहे हैं। आप इस तरीके से चुनाव के मैदान में उतरे और पूरा मीडिया आपके साथ में। मीडिया सुबह से लेकर शाम तक तो रहता ही था आपके साथ में। आपके मीडिया आपके साथ, हम मीडिया से भी चुनाव लड़ रहे थे, हम आपसे लड़ रहे थे, मीडिया से भी चुनाव लड़ रहे थे, हम कई लोगों से चुनाव लड़ रहे थे, पार्टियों से लड़ रहे थे, आपसे भी लड़ रहे थे, मीडिया से भी लड़ रहे थे, क्योंकि मीडिया आपके लिए लड़ रहा था। शाम के 4 बजने के बाद पैनल्स बैठ जाते हैं, उन पैनल में आपके लोग बैठ करके, और मीडिया में खाली आपका प्रचार और प्रसार। इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमने एग्जिट पोल बंद कर दिया। अब एग्जिट पोल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि हम पहले जो है वो ओपिनियन पोल नहीं बैन कर सकते, क्योंकि हमने प्रपोजल दिया था, लॉ मिनिस्ट्री ने नहीं माना। लॉ मिनिस्ट्री ने कानून नहीं बनाया, सर्वोच्च न्यायालय में मामला गया, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब तक कोई कानून नहीं होता है तो हम ओपिनियन पोल को नहीं बंद कर सकते। कानून लाना चाहिए, लेकिन कानून कौन लाएगा? जो पार्टी पावर में है वो तो दिन भर यही काम कर रही है। ओपिनियन पोल बना करके एक दिन पहले चुनाव, अभी वोट नहीं पड़े हैं, वोट किसको पड़ने वाले नहीं मालूम है। आपके 8000 लोगों के बारे में जो ओपिनियन पोल्स हैं वो अपना डेटा भी दिए हैं। 8777 लोगों का आप कहते हैं कि हमने उनसे पूछताछ करी और उनसे हमने बड़ा सॉलिड ओपिनियन पोल निकाल लिया। और क्या निकाला है कि 20% मुस्लिम जो है बीजेपी के साथ में है, 30% दलित आपके साथ में है, और इस तरीके से अपर कास्ट आपके साथ में है। ब्राह्मण समाज को हम गाली दे रहे हैं, फिर भी हमारे साथ में है। ये सब ओपिनियन पोल में आपके आ गया। और आपने कहा कि हम तो 300 के ऊपर जीत रहे हैं। 300 की फिगर क्यों लेके आप आए? अभी तो आप चुनाव में 40-45 सीटों पे तो उत्तर प्रदेश में थे। 300 की फिगर इसलिए लाए क्योंकि आपको मालूम है कि मशीन में कितनी फिक्स करी हमने। आपको पहले से फिगर मालूम है, आपको ये पता है कि ईवीएम में कितनी मशीन हमने फिक्स कर दी है, कितना रिजल्ट निकलने वाला है। और वरना अगर ये नहीं, आप शोर मचा रहे हैं, अगर ये नहीं है तो जब वोट पड़ गए थे एग्जिट पोल में, एक दिन पहले इनके जो एग्जिट पोल वाले हैं, कोई 180 बता रहा, कोई 200 बता रहा है, लेकिन आखिरी में जो इनका खुद का एग्जिट पोल आता है एक कंपनी की तरफ से, जिसको कि इन्होंने रात के 8 बजे तक रोक के रखा था कि हम बता रहे हैं तुमको कितनी आने वाली है। नाम उसका? उन्होंने कहा चाणक्य करके है, चाणक्य है। उन्होंने कहा मानवर, मैं आई एम नॉट यील्डिंग, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, और इसलिए आज इज्जत बढ़ गई क्योंकि आपको मैं मानता हूं। सुनिए, मैं आपको मानता हूं कि आप कभी गलत नहीं बोलते। आज आप गलत नहीं बोले एक बात पे, इसलिए मेरी इज्जत और बढ़ गई आपके लिए भूपेंद्र जी, क्योंकि आपने ईवीएम के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। आपने ये नहीं कहा कि इसमें गलती नहीं हो सकती, क्योंकि आप ये मानते हैं कि गलती हो सकती है, इसलिए मेरी इज्जत और बढ़ गई आपके लिए। आपने पूरे भाषण में, और आप इसलिए आप लोग देखिए, हमें कोई इतराज नहीं, उनको दर्द होता है इसलिए दर्द होता है। जब कोई बात रख दी जाती सही तो दर्द होना चाहिए, और आपको खड़ा भी होना चाहिए। आप बीच बीच में खड़े होते रहिए, आप बार बार खड़े होइए, उससे हमारा जो है वो प्रूफ करते हैं, आप प्रूफ करते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो सही है। और ये आप जितनी बार खड़े होंगे उतनी बार ये एहसास हो जाएगा लोगों को भी। जो देखिए, मीडिया में आप कंट्रोल कर लेंगे। शरद यादव जी ने कहा कि आप मीडिया में कंट्रोल कर लेंगे, कल के अखबारों में शरद यादव जी नहीं छपेंगे, आप ही छपेंगे। लेकिन इस समय तो जो आप कंट्रोल कर लेंगे और मीडिया चैनल्स कर लेंगे, इस समय आप राज्यसभा चैनल को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। वो दिखा रहा है, वो सब चीज बता भी रहा है। इस समय आगे उसको आप कंट्रोल कर लेंगे, वो बात की बात है। इस समय आप नहीं कर सकते। तो इसलिए जो सत्यता है उसको कबूल करिए और उसको परेशान मत होइए। और इसलिए मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ईवीएम के बारे में ये किताब इन्होंने मोबाइल में दिखाई थी, मैं किताब ऐसे आपको दिखा रहा हूं। इस किताब को देख लीजिए, डेमोक्रेसी एट रिस्क। ये किताब किसने लिखी है? जीवीएल नरसिम्हा राव। 24 घंटे मीडिया में बैठे रहे पूरे इलेक्शन में।
थक गए, पानी पी पी के लेकिन बोलते रहे, क्योंकि इन्होंने कहा था बैठिए मीडिया में। लेकिन किताब में क्या लिखा वो भी मैं दिखा देता हूं। ये किताब किसी और ने नहीं लिखी, ये किताब आपके स्पोक्स ने लिखी। और क्या उन्होंने कहा है, मैं किताब नहीं पढ़ सकता, क्योंकि किताब में तो उन्होंने इतना मटेरियल दे दिया, इतना मटेरियल दे दिया है कि इसको पढ़ने के बाद, जो 272 पन्ने हैं, इसको पढ़ने के बाद ईवीएम से विश्वास कोई कर नहीं सकता। एडवाणी जी बहुत इज्जत पूरा देश करता है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे इस कंट्री के, उन्होंने इसमें लिखा हुआ, उन्होंने कहा कि इसमें ईवीएम में विश्वास नहीं हो सकता। इस समय नहीं बैठे, थोड़ी देर पहले आए थे, मैं सोच रहा था कि सुब्रमण्यम स्वामी जी रहेंगे यहाँ, वो तो यहाँ हमारे हाउस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। उन्होंने खुद उन्होंने इस किताब के साथ में एजिटेशन किया पूरे बीजेपी वालों के साथ मिलकर के, और कहा कि ये चिप कहाँ बनती है, जापान में बनती है। और उन्होंने कहा, जापान वालों से मैंने पूछा जो बनाते हैं कि ये बताइए आप क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं, अपने यहाँ मशीन क्यों नहीं चला रहे हैं आप? उन्होंने कहा हम पागल थोड़ी ना है कि हम इस मशीन को चलाएंगे। ये उनका ऑडियो, उनका वीडियो पूरे सब जगह सब चल रहा है, सब लोग देख रहे हैं। उन्होंने कहा हम पागल थोड़ी ना कि हम ईवीएम मशीन को इस्तेमाल करेंगे। जर्मनी में उसको कूड़े में फेंक दिया गया। खाली यही नहीं, आप अमेरिका, जर्मनी, जापान, आयरलैंड वालों ने कहा कि हमने इसको कूड़े में, रद्दी में बेच दिया, रद्दी में नहीं खरीदा तो इसको हमने स्क्रैप कर दिया। लेकिन कहां इस्तेमाल हो रहा है? इंडिया में, भारत में हो रही है। ईवीएम इस्तेमाल हो रही है कि हम इलेक्ट्रॉनिक से चलेंगे। आज जिस तरीके से पूरे विश्व में इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट हुआ, जिस तरीके से आज सैटेलाइट से भी हैक कर सकते हैं आपका टेलीफोन, हम लोग यहाँ क्या बोल रहे हैं उसकी हैकिंग हो सकती है, देख सकते हैं। आज ये स्विच, हम लोग जब वोट डालते हैं तो यहाँ पर गड़बड़ी हो जाती है, फिर पेपर से हम लोग देते हैं वोट। जहां पर इतना हो, जहां पार्लियामेंट के अंदर ये हो रहा हो, तो वहां पर ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन का क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे कोई डेटा देने की जरूरत नहीं है। ये किताब अपने आप में सफिशिएंट है। इसमें इंडिया के नहीं, इसमें फॉरेन साइंटिस्ट, फॉरेन इंजीनियर्स, फॉरेन टेक्नीशियंस, सबने और इंडिया के बड़े बड़े लोगों ने मिलकर के प्रूव किया है कि ये मशीन हैकेबल है, हैक हो सकती है। और अगर हैक हो सकती है तो 1% भी अगर हैक हो सकती है तो हमारा राइट मरता है। कौन सा राइट मरता है? जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रियम्बल में कॉन्स्टिट्यूशन के दिया है। 1901 में दिया है जरूर, 1901A में, लेकिन प्रियम्बल कैसे स्टार्ट होता है आप देखिए। जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, इट स्टार्ट्स विथ वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो इट वाज सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक वर्ड तब भी था, आज भी है। बाद में 77 में ऐड हुआ सोशलिस्ट एंड सेकुलर। वो बात दूसरी कि अब सेकुलर लिखा रह गया, अब सेकुलर नहीं रह गया कंट्री, अब सेकुलरिज्म खत्म हो गई। सेकुलरिज्म में तो ये जवाब होता है, भाषण सुन लीजिए, 1 करोगे हम 50 मारेंगे। इस तरह की बातें होती हैं तो सेकुलर कंट्री नहीं रह गई। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके आया और सेकुलर लिखा हुआ। लेकिन इसी प्रियम्बल में जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, केशवनाथ भारती से लेकर हर जजमेंट में, कि दिस कैन नॉट बी टिंकर्ड विद और ऑल्टर्ड विद, इसमें यही है कि जस्टिस एंड टू सिक्योर टू ऑल सिटीजंस जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। नाउ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, उसके बाद आप नेक्स्ट देख लिए, लिबर्टी ऑफ थॉट, expression, belief, faith and worship. Now expression word has been used in the very preamble. It is not only in 1901A where it says right to speech and along with it, it is expression 1901A. It gives the fundamental right. अब इसको ऐसा नहीं है, ये मैटर्स सुप्रीम कोर्ट में गए, 1901A का इंटरप्रिटेशन भी हुआ, देखा गया कि ये वोटिंग में क्या होता है। जो वोटर है, कहा गया स्टैट्यूटरी राइट है, आपको राइट है खाली वोट डालने का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको एग्जामिन किया, एग्जामिन करके इन्होंने 2002 सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स में क्या होल्ड किया। उन्होंने कहा, अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19(1)(a प्रोवाइड्स फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। वोटर्स स्पीच और एक्सप्रेशन इन केस ऑफ इलेक्शन would include casting of votes. Now, therefore,
That is to say, further Supreme Court says, that is to say, voter speaks out or expresses by casting vote. Now, this is the interpretation of the word expression and freedom of speech and expression in Article 19(1)(a), which is also in the basic structure. We have, in fact, not only this, after that, before that, much before that, democracy को consider करते हुए in Gill's case, famous case of Gill, मोहिंदर सिंह गिल वर्सेस चीफ 1978 का, सुप्रीम कोर्ट ने, हम कोट कर रहे हैं, उन्होंने कहा democracy is government by the people. It is a continual participative operation, not a cataclysmic periodic exercise. The little man in his multitude marking his vote at the poll does a social audit of his parliament plus political choice of the proximity. The right of election is the very essence of the Constitution. It further says in the same judgment, a poll is a vital part of the election, but with the end of the poll, the whole election is not over. Ballots have to be assembled. Yeah. Why I am saying about EVM, and I am on the point that this very amendment in the Act bringing EVM as a part of the polling procedure is ultra-virus. We have committed this mistake. Parliament has committed this mistake. We have all tinkered with the basic structure of the Constitution and Article 19(1)(a) by introducing this EVM. What in Gill's case was said was, it's a vital part of the election, but with the end of the poll, the whole election is not over. Ballots have to be assembled, scrutinized, counted, recount, claims considered, and result declared. The declaration determines the election. The conduct of the election thus ripens into the elector's choice only when processed, screened, and sanctified. Every escalatory step up to the formalized finish being unified in purpose, forward in movement, fair and free in its temper. Article 329(b) halts judicial intervention during this period, provided that the Act possesses the prerequisite of election in its semantic sweep. That is to say, immunity is conferred only if the act impeached is done for the apparent object of furthering a free and fair election. Now, whether it is a free and fair election, I have all respect for the Election Commission. Election Commission is helpless. Election Commission, I wrote to the Election Commission. I had written the very same day when the counting was going on. We received information where there were 900 votes, where there were only 266 votes polled in Allahabad, in one of the constituency. The voting machine was showing 900 votes polled. There was a situation in various constituencies where it was only Muslim-dominated constituency, 700 persons there in that booth, and 600 going to BJP. Now the answer came that the women have given the votes to us. 100 men did not give. Now what is this? The people are screaming on the streets today. They are saying that they have been cheated. A fraud has been committed on them, on the right, fundamental right, through this manipulation in the EVM. Today, when everything can be hacked, wherever electronic is used, or electronic machines is used, and as has been demonstrated by none else by the BJP persons, that it is possible in every manner. Even if 1% tinkering is possible, election is not free and fair. The duty of the Election Commission under Article 324 is to hold free and fair election. Now, for holding free and fair election, it is the confidence of the voter, that the voter's confidence, if it is shattered, democracy is finished. What will be the purpose? Why will people go for votes at all? And why would parties go for and ask for the votes? We should only try to hack people who can hack the machines and pray to the machine, give us the vote, like they have done. This is what has been done. बिल्कुल बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं. आपको अच्छी तरीके से मालूम है, आपको अपने क्षेत्र में मालूम है, माननीय मंत्री जी, कि आपको वहां भी मालूम है किस तरीके से लोगों ने कहां वोट डाला और कहां वोट निकला. आपको ये भी मालूम है कि अच्छी तरीके से उत्तर प्रदेश में क्या नतीजा आ रहा था, एक्चुअल नतीजा क्या था.
2 दिन पहले तक मालूम था, जब तक आपके पास पूरी फिगर नहीं आ गई। रात में 1 दिन पहले कि हमने 300 के ऊपर हैकिंग कर ली है, अब आप अपने चाणक्य से कह दीजिए कि वो 300 बता दें और टीवी में दे दें। अरे हमने हैकिंग नहीं करी थी, हम तो वोटर की तरफ से कह रहे थे, आप तो हैकर को लेके घूम रहे थे। आपको अगर इतनी ही परेशानी है, अगर आप इतने ही दूध के धुले हुए हैं, तो आ जाइए चुनाव के मैदान में। हम तो कह रहे हैं करा लीजिए कल चुनाव। यार आपके लोग कह रहे हैं, अभी आपके जो वक्ता थे पहले बोले कि सारे चुनाव एक साथ हो जाने चाहिए, सारे चुनाव एक साथ करा लीजिए अभी, और करा लीजिए वोट से। देखिए प्लीज बिलौटा जो है, बिलौटा अगर जाके झपट्टा मार लेगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अब आपने बिलौटे की बात करिए, किस तरीके से आपने मशीन के अंदर घुस करके निकाला है। अपने वर्ड्स के ऊपर कंट्रोल रखिए। आप ये मत सोचिए कि अगर आप इस तरह के अल्फाज यहाँ पार्लियामेंट के अंदर बोलेंगे तो हम लोगों के पास नहीं है, हमारे पास भी जवाब नहीं है। लेकिन मेरा आपके माध्यम से इनको तो इसलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि ये जानते हैं कि अभी और इलेक्शंस भी होने हैं, और जो इलेक्शन होने हैं उसमें आप इनसे ये पूछिए, मैंने इलेक्शन कमीशन से लिख करके पूछा है, वो बात दूसरी का भी जवाब नहीं मिला है। कितनी मशीन पेपर ट्रेल की लगी, ये कहां की मशीनें हैं, ये कौन सी मशीन है, ये कहां पर बनी थी। ये मशीनें बताने का काम करें कि ये गुजरात से बन के आई थी या हैदराबाद से बन के आई थी या विदेश से इनकी चिप लग करके आई थी, ये बताइए तो। लेकिन जब आप खुद ही कहते हैं कि 2014 में जो मशीन आपने इस्तेमाल की थी, जिसमें आपने ये नतीजे निकाले थे, अब की बार जो मशीन अगर आप इसी को इस्तेमाल करेंगे, हैकिंग करेंगे, तो 80 में से 80 तो आप निकाल ही लेंगे, और आपको जरूरत ही नहीं कहीं पर वोट मांगने की। खाली हफ्ते भर पहले ऐसे इनके कैंडिडेट्स एग्जाम्पल्स हैं जो कि 5 दिन पहले मैदान में आए, जिनको चेहरा तक नहीं लोग जानते हैं, वो खुद कह रहे हैं कि हमको तो ढकेल दिया गया लड़ाने के लिए, और वो 1 लाख वोट से जीत रहे हैं। इस तरीके से लोग लोकसभा में भी 3.5 लाख वोट पा रहे हैं जो हफ्ते भर पहले आ रहे हैं। हम उनकी ये बात नहीं कर रहे हैं, मुकदमे तो सबके ऊपर होते हैं, आपके पास भी ऐसे लोग हैं, लेकिन आपने जो है जिस तरीके से ईवीएम मशीन का इस्तेमाल किया है, ईवीएम मशीन का दुरुपयोग किया है, उसको आपको मान लेना चाहिए, और इसको मान लेना चाहिए कि आपने इसकी हैकिंग करी है, और एक्सपर्टाइज तो आपके पास थी ही पहले से। आप तो खुद ही उस्ताद थे, इसमें होशियार थे। पूरी किताब में आपने लिखा हुआ था कि कैसे हैकिंग हो सकती है, और अगर ये हैकिंग नहीं होती तो आप ये बताने का कष्ट करेंगे कि आपने फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को क्यों वायलेट किया। आपकी जो किताब में लिखा हुआ है, उसमें आपने जो खुद आपके लोगों ने लिखा है, उसमें लिखा है कि इट इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ हैकिंग दिस मशीन, जिसको आपके प्रीफेस में लिखा होगा, एंड मेथड्स यू हैव प्रूव्ड दैट हाउ इट इज हैकिंग। माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे मामला जब गया, हम लोग नहीं लेके गए, आप ही लोग लेके गए। आपके एमपी हैं, वो इस समय यहां मौजूद नहीं, वो बात दूसरी है। श्री सुब्रमण्यम स्वामी जी, पूरा एजिटेशन चला, एजिटेशन में आपके सारे एमपीज इकट्ठा थे। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए और हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने कह दिया कि हम नहीं कर सकते इसमें इलेक्शन कमीशन जाने। हाई कोर्ट के बाद आपने अपील फाइल की सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट में मैटर चलता रहा बराबर। क्यों? क्योंकि आप तब उसमें इंसिस्ट कर रहे थे कि ये जो है इसमें घपला हो सकता है, और घपला हो रहा है। और उसके बाद आपने अल्टीमेटली क्या किया? आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमारे केस में नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट का केस जो है वो पिटिशनर हैं, अपीलांट हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आज ये डिस्प्यूट नहीं रह गया। इलेक्शन कमीशन ने फिर से चिट्ठी का जवाब एक फॉर्मल दे दिया। वो बात दूसरी है कि नहीं हमारी मशीन बड़ी सिक्योर है, हमारी मशीन बहुत सिक्योर है। नो प्लीज, नो क्रॉस क्वेश्चन प्लीज। आपने इलेक्शन कमीशन में ने आज फिर से जवाब दे दिया हमारी चिट्ठी का, और कहा कि नहीं मशीन बड़ी सिक्योर है, इसको ऐसे हम तालिम बंद करते हैं, ऐसे करते हैं, इसमें हम ये सील लगाते हैं, वो लगाते हैं, सारी चीजें जिसको कि आपने डील किया अपनी इस किताब में। उसके बाद मैटर उन्होंने हाई कोर्ट में भी कहा था। जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में आप लेकर आपने कहा इलेक्शन कमीशन की इन बातों से हम एग्रीड नहीं है, और ये इनका कहना गलत है कि हैक नहीं हो सकती, और इसलिए आप इंसिस्ट करिए
कि या तो पेपर ट्रेल हो और या तो फिर वोटिंग बैलेट्स हो। आपने वहां पर ऑर्डर कराया, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मान लिया अल्टीमेटली। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हम आपका जजमेंट है, आप मेरे हाथ में, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को मान लिया कि ये मशीन नहीं सही है, मशीन सही नहीं हो मान सकते हम। और उन्होंने अल्टीमेटली इनकी हर बात को रिजेक्ट करते हुए, और इन्होंने ये भी कहा उसमें कि लॉ मिनिस्ट्री जो है वो जारी नहीं कर रही है, रूल्स में अब तक नहीं आएंगे, हम कैसे इसमें पेपर ट्रेल लाएंगे, वो भी डायरेक्शन दिया। फिर रूल्स भी नोटिफाई हो गए अगस्त में। फिर उसके बाद अल्टीमेट पैराग्राफ में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कंक्लूजन में कहा, फ्रॉम द मटेरियल्स प्लेस्ड by both the sides, we are satisfied that the paper trail is an indispensable requirement. Indispensable की मीनिंग बता दें हमको क्या होता है? हो सकता है हम नहीं समझ पा रहे हैं, अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं पढ़े हैं, आप ज्यादा अच्छी, आपको मालूम है कि indispensable का मतलब क्या होता है। और वर्ड ये यूज है कि इट इज एन इंडिस्पेंसिबल रिक्वायरमेंट, किस चीज के लिए? ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। 324 में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए रिक्वायरमेंट है। सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि इट इज एन इंडिस्पेंसिबल थिंग। और किस लिए? फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। द कॉन्फिडेंस ऑफ द वोटर्स इन द ईवीएम्स। आगे भी सुन ली, आगे भी मैं पढ़ना चाहूंगा, 5-6 लाइनें खाली इस पैराग्राफ की, कंक्लूडिंग पैराग्राफ है, बट एवरी वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट फर्दर सेज, द कॉन्फिडेंस ऑफ द वोटर्स इन द ईवीएम्स कैन बी अचीव्ड ओनली with the introduction of the paper trail. This is the word used. It further says, EVMs and VVPAT system ensure the accuracy of the voting system, क्योंकि इन्होंने कहा उससे ensure हो जाएगा, with an intent to have fullest transparency in the system and to restore the confidence of the voters. अगर वोटर का कॉन्फिडेंस ही नहीं रह गया तो क्या बचा? To restore, कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था, इन्होंने इसको अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट किया था। और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने बहुत ही एलिक्वेंटली इसको डिमॉन्स्ट्रेट करके सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस कर दिया कि वोटिंग मशीन में कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता और नहीं ला सकते। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये फाइंडिंग दी और फर्दर कहा, विद एन इंटेंट टू हैव फुलेस्ट ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम एंड टू रिस्टोर द कॉन्फिडेंस ऑफ द वोटर्स, इट इज नेसेसरी टू सेट अप ईवीएम्स विद वीवीपीएटी सिस्टम्स। Because vote is nothing but an act of expression, fundamental right पे जो हमने पढ़ा और preamble में, which has immense importance in democratic system. Now this judgment came in October 2013. Now October 2013, it was argued by the law ministry was representing at that time before the Supreme Court. आर्गुमेंट वाज दैट कि इतनी जल्दी हम नहीं ला सकते। इलेक्शन कमीशन ने कहा हमको पैसा चाहिए, ये पैसा नहीं दे रहे हैं। तब कहा इन्होंने कि पैसा, तब ये लोग थे उधर, सरकार को पैसा नहीं मिल रहा है, मशीन कैसे खरीदें? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी डायरेक्शन इसमें दे दिया। उन्होंने कहा पैरा 31 में, फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सच अ सिस्टम VVPAT in a phase by the government of India is directed to provide required financial assistance for procurements of units of VVPAT. आज हम लोग 2013 के बाद 3.5 वर्ष हो गए हैं और हम लोग 2017 के चुनाव में हैं और 500-550 मशीनें इनको जरूरत पड़ेंगी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, जिसमें कि into 5 for the assembly seats in the लोकसभा, और 403 में ये नहीं ला पाए, 3.5 साल में नहीं ला पाए VVPAT की मशीन। तो ये लोकसभा में क्या लाएंगे? और इसीलिए नहीं ला रहे हैं क्योंकि इनको तो पूरा अंदर का मालूम है हाल, इनके पास तो सारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं। और जैसा कि कहा जा रहा है, ये मैं हर जगह कहा जा रहा है कि कितने लोग आपने विदेश से बुला के बैठा ले चुनाव के पहले यहाँ इस काम के लिए, तो वो लोग तो आपको तो तरीका भी मालूम था, आप तो एक्सपर्ट हैं इस चीज के, और आपने ये होल्ड दिखा दिया कि कितना एक्सपर्टाइज आपके पास है। और उसके बाद 3.5 वर्ष हो गए हैं, 403 विधानसभा के लिए इनके पास मशीनें नहीं आई क्योंकि आपने पैसा नहीं दिया। ये बातें पहले ही कही जा चुकी हैं, हम नहीं दोहराएंगे कि इंडियन एक्सप्रेस में जिस तरीके से छपा है
फ्रंट पेज में कि इनसे कह कह के थक गए वो लोग, और 10-10 बार रिमाइंडर दिए। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी गई, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ और 3100 करोड़ रुपए नहीं दिए। इनका हिसाब अगर ले लिया जाए तो इन्होंने खुद अपने चुनाव में 3100 करोड़ से ज्यादा खर्च कर दिए हैं 5 स्टेट्स में। लेकिन अपने पैसे खर्च कर सकते हैं, अपना लगा सकते हैं, लेकिन मशीन के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि मशीन अगर ट्रेल की होगी तो इनको नुकसान हो जाएगा। वो बात दूसरी है कि हमने शुरू में भी कहा कि हमारा जहां तक मत है तो मशीन्स होनी ही नहीं चाहिए, इट शुड बी पेपर ओनली। आज के रोज अनपढ़ लोग कितने हैं, इनकी जो मशीन बनी है उसकी डिजाइन भी इन्होंने दिखाई है, उसमें लिख करके आएगा पेपर ट्रेल की मशीन में भी, और लिख करके वो पेपर अंदर चला जाएगा। किसके नाम पे दिया है किसी को वो देखेगा, जब तक पढ़ेगा। जो पढ़ा लिखा है वो पढ़ सकता है, जो नहीं पढ़ा लिखा वो भी नहीं पढ़ पाएगा, और वो पेपर अंदर चला जाएगा। तो इसलिए ये पेपर ट्रेल की मशीन उसके हाथ में नहीं आएगी। आर्गुमेंट सुब्रमण्यम स्वामी का ये था कि पेपर हमको मिलना चाहिए हाथ में, और उसके बाद आप एक डब्बे में डलवा लीजिए, जिससे कि कोई डिस्क्रिपेंसी हो तो हम खुलवा सकें उसको। लेकिन यहाँ जो मशीन बनी है उसमें ऑटोमेटिकली उसमें चला जाता है। 80% लोग आज भी यहाँ पर ऐसे हैं जो लोग गरीबी की वजह से और अनपढ़ हैं, और ये नहीं पढ़ पाएंगे कि क्या उसमें लिख के अंग्रेजी में आ गया कि किसके नाम पे वोट चला गया। तो इस तरीके से जो मशीन 15 दिन पहले खोली जाती है, जब आखिरी डेट हो जाती है लोगों का भरने का कि हम भी लड़ रहे हैं चुनाव, ये भी लड़ रहे हैं, वो भी लड़ रहे हैं, उस समय आपकी मशीन खोल करके उसमें से फीड किया जाता है। आप कहते हैं कि बिल्कुल इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। मशीन बनने से लेकर के और मशीन की सेटिंग करने तक हर चीज में तो उसकी खोल के देख रहे हैं, जिसका कि किसी भी वोटर को उसका आइडिया नहीं है कि इसके अंदर क्या खेल हो रहा है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये वर्ड्स यूज कर रहा है कि इट इज इंडिस्पेंसिबल, अगर आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है, तो ये इलेक्शन जो हुआ विदाउट वीवीपीएटी, ये पूरा का पूरा इलेक्शन नलिटी डिक्लेयर होना चाहिए। और हाउस से में लेकर के इसको इस तरह का जो इलेक्शन इन्होंने कराया है, ये बेईमानी का इलेक्शन है। ये इलेक्शन ऐसा है जिसमें कि हत्या हुई है डेमोक्रेसी की, और खुलेआम हत्या हुई है, और इसको मैनेज करके इलेक्शन लड़ा गया है, जो ये लोग जानते थे कि नहीं जीत रहे हैं, और उसके बाद वहां पर जीत करके और आज बड़े खुश हो रहे हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। लेकिन असली थपथपाना चाहिए, इनको मशीन की पूजा करनी चाहिए। आपको किसी मठ में नहीं जाना चाहिए। अब मठाधीश की जरूरत नहीं है आपको, अब आपको मशीनों का मठ बनाना चाहिए, और उस मठ में जाकर के प्रणाम करिए कि आपने हमको जितवा दिया है, आगे भी जितवाते रहिए। इस बात को आप कहते रहिए। धन्यवाद, धन्यवाद। आप योर टाइम I'll just Time up. Please conclude. Your time is up. I'll be concluding. I'm grateful for being pointed out. But हमारा ये कहना है, जब पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, अगर ये हमारा राइट टू एक्सप्रेशन को वायलेट करता है, अगर ये राइट टू एक्सप्रेशन वोटर का नहीं सामने आ रहा है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और जिसमें उन्होंने ये लिखा कि वेरी बेसिक स्ट्रक्चर पे, और थ्रू आउट ये कहा जाता है कि अगर बेसिक स्ट्रक्चर को इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है तो वो एक नलिटी है। ये पूरा चुनाव ये बोगस चुनाव है, और इसको इस तरीके चुनाव की मान्यता रद्द होनी चाहिए। और यही हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन से प्रेयर भी की और रिक्वेस्ट भी की, और दोबारा भी उनसे इस बात के लिए हमने लिखा कि आप इसकी इंफॉर्मेशन दीजिए कि कहां कहां पेपर ट्रेल लगी। क्योंकि एक एग्जाम्पल आपको खाली हम देना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाएं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिफाई किया 4 जनवरी को, उन्होंने कहा हम कहां कहां पेपर ट्रेल लगा रहे हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। 403 विधानसभा में सिर्फ 20 सीटों पर, 20 विधानसभाओं में पेपर ट्रेल उन्होंने नोटिफाई किया। क्यों? क्योंकि आपने उनको अपंग बना दिया, आपने उनको पैसा नहीं दिया। तो 20 जहां पर लेस देन 5% सीट्स हैव बीन यूज्ड फॉर पेपर ट्रेल, इज दिस अ फेयर इलेक्शन इन द आईज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, इन द सुप्रीम कोर्ट फाइंडिंग्स? It is not, and therefore the entire this election is vitiated, and it is only because कि आपने मैनेज किया, डेलिबरेटली मैनेज किया, 3.5 साल मैनेज किया। अगला चुनाव मैनेज करेंगे आप गुजरात का, अगला चुनाव आप मैनेज करेंगे, जितने भी होंगे, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, और उसके बाद लोकसभा भी आप मैनेज करेंगे, और फिर से कहेंगे कि देखिए हम ले आए, हमने तो पहले ही कह दिया था आज से। क्योंकि अभी से आपके नेता कहने लगे हैं कि 19 की बात मत करो, 24 की बात करो। 19 का तो आपने इंतजाम कर लिया है, 19 का इंतजाम कर लिया है, आपने मान लिया, अच्छी बात है। हम तो कह रहे हैं कि हम आपकी तारीफ करते हैं, कम से कम एक्सेप्ट तो कर लेते हैं कि बेईमानी हो रही है।
और बेईमानी की गई है और हम इसको 19 में भी करेंगे। ये अच्छी बात है आपकी, ये आप मान रहे हैं, अच्छी बात है। और मैं आपसे खाली ये कहना चाहूंगा कि जहां तक मैं ये बस खाली एक मिनट, जहां तक मैं 2 एग्जांपल दूंगा खाली। मैं जहां तक पेपर की बात है, आज पेपर से चुनाव, बैलेट पेपर से चुनाव पूरे इस कंट्री में होता रहा है। अगर आप ईवीएम मशीन नहीं ला सकते हैं वीवीपीएटी वाली, तो आप बैलेट पेपर को आपको लाना चाहिए। आपके पास एक ही आर्गुमेंट है कि पैसा ज्यादा खर्चा होता है। पैसा तो आप ऐसे भी आप नहीं दे रहे हैं, और पेपर में आप ये भी आंकड़े हैं सामने कि जितना पेपर लगता है इलेक्शन में पूरी कंट्री में 5 साल में जो होते हैं, अगर बैलेट पेपर्स होता था उतना तो एक दिन के अखबार का पेपर छप जाता है, उतना जो डेली अखबार छपता है पूरी कंट्री में उतना पेपर इस्तेमाल हो जाता है। तो आज बैलेट पेपर में आपको क्या दिक्कत हो रही है, क्यों नहीं ला रहे हैं? आप गोवा का एग्जाम्पल देख लीजिए। गोवा कहते हैं कि हमारी तो लहर चल रही थी इसलिए हम 350 ले आए, चूक गए 350 लाने में, 325 पे अटक गए। लेकिन गोवा में क्या हुआ? वहां पर लहर नहीं थी क्या? भारतवर्ष का हिस्सा नहीं है वो? वहां पर वीवीपीएटी इलेक्शन कमीशन ने कहा है लगाया कि नहीं लगाया, उन्होंने कहा हमने 40 की 40 में लगाया। आप 21 थे पहले, आप उतर के 15 के नीचे आ गए, वो बात 13 पे आ गए। वो बात दूसरी है कि चाहे आप जितने भी जीते सरकार आप ही की बननी है, वो तो आपको तरीका मालूम और इसलिए आप बना ही लेंगे। लेकिन वहां पर तो खुलासा हो गया कि वीवीपीएटी की मशीन एक जगह जहां पूरे प्रदेश में लगी, वहां का एग्जाम्पल देख लीजिए आप कि ये उतर के 13 पे आ गए 21 से, और जबकि इनकी खुद की गवर्नमेंट थी, बगल में महाराष्ट्र की गवर्नमेंट थी, और इसलिए इनको वीवीपीएटी का जो सामने एग्जाम्पल है वो इसमें ये है। और इसके साथ साथ में मीडिया वाली बात पे अपनी बात मैं दोबारा दोहराऊंगा नहीं, मीडिया वाली बात पे कह दिया गया है और उसको जरूर गंभीरता से लेना चाहिए। मैं अपनी बात ये समाप्त। धन्यवाद।